दोस्तों पिछले वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक का दो टॉपिक हमको लग रहा है सिलेबस से कवर किए थे, केवल फ्लूइड और टाइप्स ऑफ फ्लूइड। वो मैटर वेटर आपके सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ा दिया था एक्स्ट्रा में। लेकिन इस बार जो है अब से जो भी वीडियो आएंगी वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगी। एक वीडियो में एक यूनिट ख़त्म कर दिया जाएगा। 9 यूनिट टोटल दिखा रहा है आपके सिलेबस में, एक यूनिट ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी वो टॉपिक दी रहेगी केवल उसी टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाएगा क्योंकि पेपर नज़दीक है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उस बुक में, जो बुक हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, उस बुक में ये चैप्टर दूसरा है, तरल पदार्थों के गुण के नाम से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। पहला जैसे घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक गुरुत्व, आपेक्षिक भार या भार घनत्व, आपेक्षिक गुरुत्व, संसंजन बल, आसंजन बल, श्यानता, तागतिमी, काइनेटिक वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी आदि सर दोस्तों बहुत सारे होते हैं। चलिए सभी टॉपिक पे हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला है घनत्व। ठीक है दोस्तों, किसी तरल के घनत्व की परिभाषा बताते हैं। किसी तरल के इकाई आयतन की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इकाई आयतन की मात्रा, यानी कि यदि इसमें अगर हम इसका परिभाषा बनाया जाए, V=1 कर दें, V=1 कर दें तो ρ=m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही क्या गया है कि किसी तरल के इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं, उस तरल का घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक m के असमात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम भार सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर टू द पावर 4। ठीक है, चलिए अगला है एसआई मात्रक। इसका ये होता है, एसआई मात्रक दिया है केजी पर मीटर क्यूब या न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई m टू द पावर 4। दोस्तों तरल का घनत्व तापमान व दाब के परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। ये एक दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्लूइड में, फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक है टॉपिक, तापमान तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें आप दोस्तों इसे नोट कर सकते हैं। मैंने उसे नहीं बताया है, इसमें मेंशन नहीं किया है और नोट आपके वो सिलेबस में भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप इसे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपेक्षिक भार या आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी। दोस्तों यदि तरल के V घन मीटर, ठीक है, V घन मीटर आयतन का भार W किलोग्राम भार है या फिर W न्यूटन कह सकते हैं, तो स्पेसिफिक वेट जो है वो स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपन V। जो W है वो भार है, V आयतन है और W स्पेसिफिक वेट यानी कि विशिष्ट भार कह सकते हैं, विशिष्ट भार या अपेक्षिक भार जो भी दिया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला है, इसमें एक और टॉपिक हमने ऐड किया है, चूँकि बताना नहीं था, पहले मैंने ऐड कर दिया था नोट्स में, तो सो बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं केवल इसे डिफाइन करता और फिर आगे बढ़ते चलता। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा, लेकिन अगले वीडियो से केवल मैं टू द टॉपिक पढ़ाऊँगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं और उसके बाद मुझे MCQ भी तैयार करने हैं, इसलिए केवल टू द टॉपिक, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये है रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, यानी कि भार घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में संबंध। W=mg होता है, ये आपको पता है, आप पढ़े होंगे 11th में या 9th में या फिर पिछले सेम में ही पढ़े होंगे। ठीक है, W=mg, तो फिर अगर W अभी ऊपर वाले सूत्र से हमने पढ़ा है, ऊपर दिया है यहाँ पे W, अगर यहाँ पे W कैपिटल W निकाला जाए तो स्मॉल w इंटू V हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही है यहाँ पे स्मॉल w इंटू V और फिर m इंटू जी, m का होता है रो भी, ρ=b या पानी हमने ऊपर देखा है, तो उसका यहाँ पे यूज किया गया है वही दोस्तों, और फिर
बी से बी कैंसल आउट हो गया तो W इक्वल टू रो जी आ जाएगा। यही है भार घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में संबंध। ठीक है, अगला है आपेक्षिक विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो तरल का आपेक्षिक घनत्व जो दोस्तों इसमें दिया है, इसमें परिभाषा में केवल दोस्तों ये दिया है शुद्ध जल का घनत्व और तरल घनत्व के अनुपात को तरल का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है, केवल इसे बता दे रहा हूँ। तरल का आपेक्षिक घनत्व, तरल का घनत्व डिवाइड बाई शुद्ध जल का घनत्व, यानी कि रो तरल या रो जल। या फिर दोस्तों आपेक्षिक गुरुत्व जो होता है ये तरल का आपेक्षिक भार और शुद्ध जल का आपेक्षिक भार, यानी कि ये W तरल या W जल होता है, और शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1.0 तथा पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 होगा। ये कुछ नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया एक द्रव या तरल का आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व का मान समान होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व कराए जाएंगे। तो उस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि कई जगह भार दिया होगा, जल का भार दे दिया है, ठीक है, वाटर का, फिर किसी और शुद्ध जल का दे दिया हो, ठीक, और उसके बाद बोल दे आपेक्षिक घनत्व निकालना, तो कन्फ्यूजन आ जाएगी कि ये तो आपेक्षिक गुरुत्व का सूत्र होता है कि जल का भार डिवाइड बाई शुद्ध जल का, तरल का भार या डिवाइड बाई शुद्ध जल का भार जो भी हो, तो घनत्व तो कैसे निकालेंगे। इसमें दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसीलिए मैंने इसे मेंशन किया है। ठीक है, अगला है ससंजन। द्रव का वह गुण, दोस्तों इसका परिभाषा इसमें कुछ सूत्र तो होंगे नहीं। द्रव का वह गुण जिससे तरल द्रव के कण में परस्पर आणविक आकर्षण बना रहता है ससंजन कहलाता है। दोस्तों यह सेम तरल में होता है और आसंजन अलग अलग दो असमान तरल, जैसे मान लीजिए कि ये जल हो गया और ये कोई केरोसिन का आयल हो गया, अगर इन दोनों में जो भी वो आकर्षण का बल लग रहा है यहाँ पे आसंजन होगा। ठीक है, और ससंजन में ये भी जल है, ये भी जल के अणु है, इन दोनों में जो आकर्षण है वो ससंजन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों हाँ, आसंजन का सबसे अगर आपको अच्छा उदाहरण देखना है तो कैपिलरिटी, अभी पढ़ेंगे आगे, कैपिलरिटी में केशिकात्व में आप उसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है उसका। फिर है श्यानता तथा गतिमितीय श्यानता, वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दोस्तों यहाँ पे विस्कोसिटी को डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की एक सतह का दूसरी सतह से फिसलने में विरोध होता है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो फ्लूइड है वो कुछ ऐसे होगा, अब आप कहेंगे कि इसे लेयर दर लेयर कैसे हो सकता है। दोस्तों अणु यदि आप देखेंगे तो ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर भी कुछ अणु होंगे, फिर इसके ऊपर भी कुछ अणु होंगे। तो दोस्तों ये जो नीचे हैं वो अगर नीचे जो भी जिस पात्र में रखे गए, मान लो ये पात्र है, ठीक है, एक मिनट इरेज कर, मान लो ये पात्र है और इसमें हम यहाँ पे वो जल के अणु हैं, ये दरवाजा हमने यहाँ पे एक टोटी लगा दी है, नल, ठीक है, और ये फिर अणु हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे कुछ ऐसे करके प्रस्थान होगा पहले, फिर बाद में ये जाते जाते नीचे से जाएंगे। अब आप सोच रहेंगे ऐसा क्यों, यदि या फिर ये कोई पाइप हो, पाइप, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ऊपर वाले जल्दी से जाएंगे, या फिर नदी में ही देख लीजिए, नदी में कि नीचे का पानी स्थिर होता है और ऊपर का पानी गति करता रहता है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि दोस्तों नीचे जो है आसंजन बल होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ऊपर ससंजन बल होता है। तो दोस्तों जब ससंजन बल है आगे, और द्रव का दोस्तों वो होता है, क्या कहते हैं, एक गुण होता है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल नदी ही है, ठीक है, ऊपर के द्रव मूव करते हैं और नीचे के स्थिर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आगे, इसमें आगे देख लेते हैं। यह कर्तन प्रतिबल टाउ स्थिर समतल सतह से दूरी y के सापेक्ष वेग परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप इस ग्राफ की मदद से भी हमको आपको समझाएंगे, पहले कुछ देख लीजिए।
इसको दोस्तों यदि मैथमेटिकल रूप देना चाहें तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपन dy, वेग परिवर्तन की दर। अब y और dv अपन dy कहाँ से है ये बता देते हैं आपको। इस ग्राफ के अनुसार देखिए दोस्तों, पहले मान लीजिए कि ये यहाँ तक दूरी जो दिया गया यहाँ पे वो y था और ये इसके अब वेग जो था वो v था, ठीक। यदि हम ये दूरी बढ़ा दें, ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ, ये नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेग बढ़ा रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि dv अपन dy, ठीक है। चलिए फिर एक म्यू आता है जिसे गतिक श्यानता गुणांक या श्यानता कहलाता है। गतिक श्यानता गुणांक यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। टाउ इक्वल टू म्यू dv अपन dy। इसे न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं, न्यूटन का विस्कोसिटी समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। म्यू गतिक dv अपन dy कर्तन प्रतिबलों की दर अथवा गतिक ढाल यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है। चलिए यूनिट ऑफ म्यू का देख लेते हैं। इसका जो यूनिट होता है म्यू का यानी कि श्यानता का है दोस्तों न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये SI मात्रक है। और MKS में किलोग्राम भार सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और CGS में पॉइस भी होता है या फिर डाइन सेकेंड मीटर स्क्वायर भी होता है। एक पॉइस जो होता है वो एक डाइन सेकेंड पर मीटर के स्क्वायर होता है और एक पॉइस जो होता है वो 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर के स्क्वायर होता है। और एक पॉइस 1/10 किलोग्राम भार सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोस्तों अगला है, फिर एक नोट्स दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी की श्यानता लगभग 100 पाइस या फिर 1 सेंटीपाइस हो जाती है, ठीक। चलिए अगला है गतिमितीय श्यानता या निरपेक्ष गति श्यानता यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी तक दोस्तों हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है। चलिए तरल की श्यानता तथा उसकी मात्रा घनत्व के अनुपात को गतिमितीय श्यानता कहते हैं। तरल की श्यानता म्यू और तरल का मात्रा घनत्व। दोस्तों विस्कोसिटी यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर और डेंसिटी के रेशियो को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसे न्यू से डिनोट करते हैं, इसे न्यू पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बनता है, इसे न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, इसका यूनिट दिया गया है SI और MKS में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। CGS में स्ट्रोक या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 स्ट्रोक जो होता है दोस्तों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और ये जो होता है दोस्तों 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ स्ट्रोक, ठीक है। चलिए श्यानता का मापन, दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्यानता का मापन कैसे किया जाता है। श्यानता का मापन करने के लिए दोस्तों सेबोल्ट विस्कोमीटर या फिर एंगुलर विस्कोमीटर बहुत सारे अभी आ गए हैं, ठीक है। और पेट्रोल की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो 0.85 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। वाटर का 1 × 10⁻⁶ होता है, और फिर ग्लिसरीन का 1200 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसे आप वाइज में बदल के मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। चलिए अगला है तल तनाव या पृष्ठ तनाव यानी कि दोस्तों सरफेस टेंशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सरफेस टेंशन देखा जाए दोस्तों किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव आपस में न घुलने वाले द्रव की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है। दोस्तों आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जो जल होता है वो शुद्ध एल्कोहलिक में मिक्स नहीं होता है डेंसिटी के कारण। मान लो ये जल है और इसके ऊपर एल्कोहल रख दिया जाए तो एल्कोहल शायद नीचे आ जाता है, तो ये एल्कोहल हो गया, ये द्रव हो गया। अगर ग्रेविटी यहाँ पे देखा जाए तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और ये जितना फोर्स इसके तल पे लगाएगा वही सरफेस टेंशन कहलाता है, ठीक है। या फिर आप ये पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ा होगा अपने परिभाषा में
कि किसी वो कहते हैं किसी तल पे खींची गई काल्पनिक रेखा पर लगने वाला बल पृष्ठ काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका भी परिभाषा हमने मेंशन किया है आगे। ये दोस्तों संपर्क सतह एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम करती है जो थोड़ा तनाव प्रतिबल सहन कर सकती है। पृष्ठ के इसी तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों सबसे मस्त आप देख सकते हैं, आप हमेशा भी देखेंगे बारिश की बूंद। क्योंकि दोस्तों ऊपर से पानी ऐसे आता है, मान लो राउंड शेप में आता है, तो नीचे आते आते कुछ ऐसे, मतलब कि नीचे तो गोला रहता है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा टाइप हो जाता है। आपने ऐसे हो जाता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये बारिश की बूंद है, वो सरफेस टेंशन के कारण। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये जो गोल ऊपर से आता है ये पूरा वो छीट जाता चारों तरफ। ठीक है, वो सरफेस टेंशन की वजह से वो वैसे लंबे का रूप ले लेता है, लेकिन अलग अलग नहीं होते हैं। वृक्ष में द्रव चढ़ना ये तो नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन कैपिलरी क्रिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कैपिलरिटी का यूज अभी बताया आपको। और दोस्तों इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। फोर्स डिवाइड बाई एल होता है, लेंथ। ठीक है, सूत्र देखिए, इसका परिभाषा में हमने मेंशन किया है। द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल के लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। सिग्मा इक्वल टू एफ अपान एल। ये दोस्तों नीचे कोई द्रव है, इसके ऊपर ये काल्पनिक रेखा खींची गई है और ऊपर से एक फोर्स लग रहा है। ऐसे हमने दिशा गलत दिखा दिया, लेकिन ऐसे फोर्स लग रहा है एकांक लंबाई पे, तो वो सरफेस टेंशन कहलाएगा। ठीक है, अगला है कैपिलरिटी। हाँ दोस्तों, कैपिलरिटी जिसको हमने केशिकात्व कहा है। दोस्तों केशिकात्व वो होता है, एक पतली सी केश नली होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो आप जब इसे इतने सतह के अगर पानी में डालेंगे तो ये इसका जो यहाँ पे लेयर होगा ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अगर यही आप पारे में डालेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे चला आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों द्रव के मुकाबले, ठीक है दोस्तों, वाटर के मुकाबले जो पारा का होता है, Hg का जो ससंजन जो बल होता है वो अधिक होता है। कोहेंशन फोर्स वाटर के मुकाबले पारा का अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका परिभाषा यदि आप शुद्ध रूप से पढ़ना चाहें तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केशिकीय उन्नयन ऊपर चढ़ने की घटना को कहा जाता है और केशिकीय अवनमन नीचे उतरने की घटना को कहा जाता है। दोस्तों 8 में आपने उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ा होगा। अवनमन आप ऊपर से नीचे देखते थे तब आता था, और उन्नयन जब आप नीचे से ऊपर देखते थे तब उन्नयन होता था। वही दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पे भी है, यही वही याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर। दोस्तों इसमें परिभाषा में मैंने लिखा है कि बंद पात्र में इकट्ठित हुए वाष्प के अणु द्रव के मुक्त सतह पर जो दाब लगाते हैं वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों सीधी सी बात है, अब इसको हम बताते हैं मतलब कैसे ये होता है। ठीक है, चलिए आपने दोस्तों पहले भाप कैसे बनता है ये आपको पता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, ठीक, तो अणुओं को ऊर्जा मिल जाती है, इनके द्रव के अणुओं को, तो ये मुक्त होना चाहते हैं, इस सतह से मुक्त होकर निकलते हैं, वही वाष्प कहलाता है। ठीक है, अणुओं के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है तो वो निकल जाते हैं, वही वाष्प कहलाता है। दोस्तों यदि हम पात्र को बंद कर दें और यहाँ से वाष्प निकलते जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा वाष्प भर जाएगा और वाष्प मतलब उसमें वो होने की आने की जगह नहीं रहेगी, और नीचे से वो आप एनर्जी लगातार उष्मा दे रहे हैं, ये वाष्प में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो फिर दोस्तों जब इसमें ज़्यादा वाष्प हो जाएंगे तो ये एक फोर्स इस तल पे लगाएगा, वाटर के तल पे, वही जो होता है वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ये भी दोस्तों आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में डाल सकते हैं।
ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, फिर अगला है कंप्रेसिबिलिटी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने में उसके आयतन में परिवर्तन होता है कंप्रेसिबिलिटी कहलाते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? परिवर्तन नहीं दोस्तों, यहाँ परिवर्तन की जगह पे कमी होगी, यानी कि जब आयतन कम होगा तो सीधी सी बात है। अगर और दोस्तों आप गैस को पिस्टन में बहुत बार दबाए होंगे। पिछली बार उसमें संवेग थर्मल, उसमें आप पिस्टन से गैस को दबा के कम किए होंगे, कई बार वो होता रहता है। वही दोस्तों यहाँ पे भी कंप्रेसिबिलिटी में तरल का वह गुण जिसका बाहरी दाब लगाने से या फिर प्रतिबल लगाने से, प्रतिबल उत्पन्न होने के कारण उसके आयतन में कमी आती है, वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों, वही हमने P फोर्स लगाया, प्रेशर दिया, तो फिर P प्लस dP कुछ बढ़ाया तो dV की कमी हो गई B में। ठीक है, चलिए देखा ही लेते हैं। चेंज इन प्रेशर दोस्तों क्या है? P था, उसके बाद P प्लस dP हुआ, तो कितना बढ़ा? P प्लस dP माइनस P, dP बढ़ा, ये दोस्तों स्ट्रेस हो गया। ठीक, और उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में कितना परिवर्तन होगा? पहले V था, उसके बाद V माइनस dV, यानी कितना बचा? तो V माइनस dV अगर आप इसे सॉल्व करें तो dV आएगा, यानी कि ये स्ट्रेन हो गया, ये विकृति हो गई। इतना प्रतिबल उत्पन्न होने के कारण ये विकृति आई। ठीक है, तो प्रत्यास्थ का आयतन गुणांक दोस्तों, वो टॉपिक केवल कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, वो है कंप्रेसिबिलिटी तथा आयतन गुणांक। ये प्रत्यास्थ का आयतन गुणांक है के इक्वल टू होता है दोस्तों माइनस डी होगा यहाँ पे प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल dP आया और dB अपन V ये विकृति है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस B dP अपन dV। अब ये कहेंगे कि माइनस क्यों है दोस्तों? ये माइनस आयतन में हुए कमी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है कंप्रेसिबिलिटी। इसका दोस्तों मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट। अब कंप्रेसिबिलिटी ये बीटा इक्वल टू 1/K होता है, यानी कि इसके परिवर्त के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होता है। प्रत्यास्थ के आयतन गुणांक के परिवर्त के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसका दोस्तों अगर आप इसका रिवर्स करेंगे तो सीधी सी बात है, माइनस dB अपन V dP या 1 माइनस 1/V इंटू dB अपन dP आएगा। इसका मात्रक इसका भी उल्टा हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। फिर अगला दोस्तों एक छोड़ दिए थे हमने, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? किसी तरल के एकांक द्रव्यमान द्वारा घेरा गया आयतन विशिष्ट आयतन कहलाता है। अगर दोस्तों m, ये हमने एक सूत्र लिखा है V इक्वल टू कैपिटल B अपान M, यदि m इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो स्मॉल b इक्वल टू कैपिटल P हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को परिभाषित के रूप में वो कन्वर्ट किया गया है कि किसी तरल के एकांक द्रव्यमान द्वारा घेरा गया आयतन विशिष्ट आयतन कहलाता है। इसका यूनिट दोस्तों मीटर क्यूब पर केजी होगा। डेंसिटी आपने पढ़ा है दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, रो इक्वल टू M अपान V। यदि दोस्तों आप इसे और इसे देखें तो ये सीधे इसका उल्टा है या फिर इसका उल्टा ये है, तो आप उसी तरह से कह सकते हैं कि V इक्वल टू 1/M है, उसके नीचे ये B आ सकता है कि नहीं, और M/V जो है वो रो है, तो स्मॉल b इक्वल टू 1/रो या फिर स्मॉल b इक्वल टू रो इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है, और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है दोस्तों। हमने 2 टॉपिक बताए थे आपको कि आप उसे मेंशन कर लीजिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और कुछ चीज़ें और हम आपको बता दे रहे हैं। पहली बात दोस्तों, आपको टेम्परेचर बढ़ाने से जो द्रव की श्यानता है वो घटती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ती है। ठीक है, और फिर है एक और बताएं आपको, जो
टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्प दाब भी बढ़ेगा। आप पूछेंगे कैसे? अभी आपको समझाया कि जब बंद पात्र में रखा गया है तो वो द्रव के मुक्त सतह से निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और बता देते हैं हम आपको इसके बारे में। तापमान बढ़ने से इनका आयतन बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों जब अणु दूर दूर होंगे तो बढ़ेगा ही, और घटाने पर आयतन कम होगा। दाब बढ़ाने पर भी आयतन कम होता है और दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है दोस्तों, यानी कि टोटल उल्टा होता है। ठीक है, चलिए बाकी कुछ आप बुक से पढ़ लीजिएगा, सब नहीं बताएंगे क्योंकि आगे अभी और सारे हमको चैप्टर्स के तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ हौसला अफजाई हो, और मैं ऐसे ही कोशिश करूं कि और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं और आपको अच्छे वो टॉपिक्स को कवर कराऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।